हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब सेफ़ होंगे, ठीक होंगे। एंड प्लीज़ बी केयरफुल फ्रॉम कोविड-19 और आप अलर्ट रहें, सेफ़ रहें। और जैसा कि हम जानते हैं कि एग्ज़ामिनेशन अब पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, तो आपके पास अब पहले से ज़्यादा टाइम मिल गया है तैयारी करने के लिए। सो अपनी तैयारी पर आप पूरा फोकस करें, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सबका ध्यान रखें। एंड यहाँ हम टॉपिक पर आते हैं। यहाँ हमारा थर्ड यूनिट चल रहा था साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, और इसमें हमने कुछ पार्ट्स को कवर कर लिया है, लाइक व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, आइटम राइटिंग, आइटम एनालिसिस। इसके बाद में रिलायबिलिटी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहाँ पर इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैट्स एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पर भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वहाँ से जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड लास्ट क्लास में हमने बात की थी वैलिडिटी के बारे में। सो वैलिडिटी का फर्स्ट पार्ट का वीडियो था, और आज की ये वीडियो वैलिडिटी सेकंड पार्ट की वीडियो होगी। हम कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में हम वैलिडिटी को कंप्लीट कर दें। एंड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो प्रीवियस क्लास में हमने वैलिडिटी के मीनिंग के बारे में समझा था, इसकी डेफिनेशंस को हमने देखा था। एंड इसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। इसके 3 टाइप्स बतलाए गए हैं: कांस्टेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। तो ये 3 टाइप्स के बारे में हमने देखा था। और इसके साथ हमने इसके फर्स्ट टाइप कंटेंट वैलिडिटी, ये दिस इज़ कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी के बारे में हमने इसको पढ़ लिया था। एंड कंटेंट वैलिडिटी में जो भी मेन चीज़ें थी, लाइक आइटम वैलिडिटी, सैम्पलिंग वैलिडिटी, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। प्रीवियस वीडियोज़ में आप जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से भी आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड इसके बाद में हमने फेस वैलिडिटी के बारे में भी समझा था, फेस वैलिडिटी क्या होती है, और साथ ही साथ में कंटेंट वैलिडिटी को किस तरह से निर्धारण किया जाता है। तो ये हमारा टाइप, ये कम्प्लीटली हमने इसको पढ़ लिया था। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में, जिसको कि हिंदी में संरचना वैधता भी कहा जाता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसको कि हिंदी में हम रचनात्मक वैधता या संरचनात्मक वैधता भी कहते हैं, और साथ ही इसको कारक वैधता भी कहा जाता है, मीन्स फैक्टोरियल वैलिडिटी, या फिर इसको शीलगुण वैलिडिटी भी कहा जाता है, ट्रेट वैलिडिटी भी इसको कहते हैं। तो ये इसके जितने भी नेम्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का यूज़ हम देखते हैं कि बेसिकली इसका यूज़ बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर इसके हम और भी टाइप्स के बारे में बात करें, कंटेंट वैलिडिटी या फिर हम क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की हम बात करें, तो उनकी अपेक्षा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए इसका यूज़ वहीं पे किया जाता है जबकि रिसर्चर के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, वो कंटेंट वैलिडिटी और क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी का जहाँ पर यूज़ नहीं कर पाता है, वहीं पर इसका यूज़ करना होता है। और इसीलिए मेनली जितने भी रिसर्चर्स हैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तभी वो इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसका परिकलन कंटेंट वैलिडिटी तथा क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की अपेक्षा काफ़ी कठिन होता है, और इसलिए इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। अब इसका उपयोग कम क्यों होता है, क्यों ये डिफ़िकल्ट होता है, उसको भी देख लेते हैं। संरचना एक नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट होता है, क्योंकि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कंस्ट्रक्ट या फिर संरचना या फिर रचनात्मक वैलिडिटी। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संरचना एक ऐसा ट्रेट होता है जो कि नॉन ऑब्जर्वेबल होता है, जिसके माध्यम से व्यवहारों की व्याख्या की जाती है। नॉन ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है? मतलब उसको बिल्कुल देखा और सुना नहीं जा सकता है, लेकिन उसको फील किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है, इसलिए इसको नॉन ऑब्जर्वेबल कहा जाता है। और इसको ज्ञात करने के लिए बिल्कुल बेसिक नियम जो है वो बिल्कुल ये है कि यहाँ पर सबसे पहले प्राकल्पना बनाई जाती है। यहाँ पर कोई भी परीक्षक अपने टेस्ट की वैलिडिटी को डिफाइन करना चाहता है, चेक करना चाहता है, तो पहले वो उसका एक हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस अगर उसकी सही होती है तो फिर इस टेस्ट को भी वहाँ पर उसको भी वैलिड माना जाता है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं।
जैसे अगर बुद्धि की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें या क्रिएटिविटी की बात करें, तो हम किसी को देख करके नहीं कह सकते। अगर कोई किसी काम में, अगर कोई इंजीनियर है, वो बहुत अच्छे से बिल्कुल रेयर डिज़ाइंस वो बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी क्रिएटिव है अपने काम में। कोई अगर पेंटिंग करने वाला है तो वो भी पेंटिंग में बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन बना सकता है, बहुत ही रेयर डिज़ाइन बना सकता है। तो मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि सबके अंदर थोड़ी बहुत तो क्रिएटिविटी होती है, और कुछ लोगों के अंदर में बहुत मीन्स निखरी हुई क्रिएटिविटी होती है, जिसका कि यूज़ वो अपने काम में भी करते हैं। तो यहाँ पर मीन्स कहने का मतलब यही है कि किसके अंदर में कितनी क्रिएटिविटी है। अगर कोई इंजीनियर है, अगर वो बहुत अच्छे अच्छे रेयर डिज़ाइंस को बनाता है, तो फिर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे काम में भी उतना ही क्रिएटिव हो। तो यहाँ पर मीन्स, या फिर अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, तो मीन्स देखने पर हम बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि कोई भी व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है। कोई किसी काम में इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी के अंदर ईक्यू हो सकता है, किसी के अंदर सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो सकता है, किसी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो सकता है, किसी के अंदर पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तेज हो सकता है। तो मीन्स यही है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, हाँ उसको हम जगह जगह पर फील ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरह के भी, जब इस तरह के टेस्ट को कंडक्ट करके उसकी वैलिडिटी को ज्ञात करना होता है, तो बेसिकली कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी का यूज़ किया जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये गुणात्मक मापन से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं, उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए मेनली कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्राकल्पना बनाई जाती है। अब जैसे क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर किसी भी रिसर्चर के द्वारा अगर कोई टेस्ट बनाया गया है, क्रिएटिविटी का कोई टेस्ट बनाया गया, तो यहाँ पर उसको अप्लाई करने से पहले, सैम्पल्स पर उसको अप्लाई करने से पहले रिसर्चर एक अपना हाइपोथेसिस बना सकता है कि जिनकी बुद्धि अधिक होगी वो ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। उसके बाद जब वो अपने टेस्ट का क्रियान्वयन कर लेता है, जब वो अप्लाई करके सब पे देख लेता है, रिज़ल्ट देख लेता है, और अगर रिज़ल्ट में भी ये चीज़ आती है कि जो जिनकी बुद्धि अधिक होती है वो उनमें, उनके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, तो कहा जाता है कि उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी वैलिड होता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये टेस्ट को डेवलप किया जाता है, इसकी वैलिडिटी को ज्ञात किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस टेस्ट की वैलिडिटी को ज्ञात करने के लिए हाइपोथेसिस बनाई जाती है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे नहीं आएंगे, टेस्ट को आपको दे करके उसकी वैलिडिटी निकालने का नहीं आएगा, आपको यहीं थ्योरेटिकल पार्ट से ही इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इसके भी दो सब टाइप्स के बारे में बतलाया गया है। मतलब ये जो इसके द्वारा जो क्रिएटिविटी वैलिडिटी को जो ज्ञात किया जाता है, वो भी दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। पहला है कन्वर्जेंट वैधता, अभिसारी वैधता, एंड दूसरा है विविक्तकर वैधता, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब इसको भी वन बाय वन देख लेते हैं। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होता है कि जब कोई भी परीक्षण अपने प्रत्याशित चरों या एकांशों के साथ सहसंबंधित होता है, तो उसे अभिसारी वैधता कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर किसी भी टेस्ट में जितने भी एकांश होते हैं, जब वो सारे एकांश या वेरिएबल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होते हैं, जैसे हमने अभी बात की इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की बात की, तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। और ऐसा स्टडी में पाया गया है कि एक खास आईक्यू तक, एक लेवल आईक्यू आने तक क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, और उससे ज़्यादा आईक्यू होने पर क्रिएटिविटी फिर वहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। तो मीन्स यहाँ पर वही चीज़ है कि दोनों में प्रॉपर रिलेशन है, कोरिलेशन हम देख सकते हैं कि एक के बढ़ने से दूसरा भी एक स्तर तक बढ़ता है, और एक के घटने से दूसरा भी घटता है। तो उसको ही कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का क्या अर्थ है? इसको मेनली हम कह सकते हैं जब कोई परीक्षण उन सभी कारकों या एकांशों के साथ नहीं के बराबर सहसंबंधित होता है, तो उसे, जहाँ उसे सहसंबंधित होना चाहिए लेकिन वो सहसंबंधित नहीं होता है, तो उसे विविधकर वैधता कहा जाता है। तो कई बार हम पढ़ते हैं अलग अलग किसी भी थ्योरी के मेरिट डिमेरिट्स में पढ़ते हैं, उसमें प्रिडिक्टेबल वैलिडिटी है, उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, उसमें कंटेंट वैलिडिटी है। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये वैलिडिटी के ही अलग अलग टाइप्स होते हैं, और सब अलग अलग जगह पे ही अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का को ध्यान में रखना है कि जहाँ पर उनके कारकों को, किसी भी परीक्षण के एकांशों को, कारकों को या वेरिएबल्स को जहाँ पर कोरिलेटेड होना चाहिए लेकिन वो कोरिलेट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वो कहलाती है।
अब इसके आगे इसमें एक और पॉइंट आया है कि वैधता, संरचनात्मक वैधता को मापने के लिए कैंपबेल और फिस्के 1959 में मल्टी ट्रेट मल्टी मेथड वैलिडिटी मेथड बतलाई है, और कुक एंड कैंपबेल ने 1969 में इसके लिए पैटर्न मैचिंग तथा फैक्टर एनालिसिस मेथड्स को बतलाया हुआ है। तो यहाँ पर मेनली ये यही चीज़ें हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी ज्ञात की जाती है। तो दो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा अलग अलग इसके मेथड्स को बतलाया गया है। कैंपबेल और फिस्के ने इसके लिए मल्टी ट्रेट मल्टी मेथड वैलिडिटी बतलाई है, और कुक एंड कैंपबेल ने इसके लिए फैक्टर एनालिसिस या फिर पैटर्न मैचिंग मेथड को बतलाया हुआ है। तो आई थिंक आपको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्लियर हो गया होगा। एंड आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मे बी ये थोड़ा सा घौच-पौच सा हो सकता है, मिक्सअप हो सकता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मे बी हम उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे सेपरेटली, अलग अलग वीडियोज़ इसकी आएंगी। एंड आज की वीडियो को मैं यहीं तक स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें। एंड यहाँ पर मैं बता दूँ कि NT-NET साइकोलॉजी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, एंड टाइमिंग है इसके लिए 4 to 5 PM का टाइमिंग रखा हुआ है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी, और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड नोट्स भी अवेलेबल है, एंड बच्चों की डिमांड पर मैंने फ़र्स्ट पेपर का भी नोट्स मैंने उसको भी बनाया और PDF में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को फ़र्स्ट पेपर के भी नोट्स चाहिए तो वो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड साइकोलॉजी के भी नोट्स, DSM-5 का मैनुअल, 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सॉल्ट पेपर्स एंड 2000+ MCQs भी अवेलेबल हैं। अगर किसी बच्चे को चाहिए तो वो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि PGT के भी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं कल से, मीन्स 19 अप्रैल से। एंड इसकी टाइमिंग है 6 to 7 PM। एंड UPHESC का भी फॉर्म, UPHESC के भी क्लासेस स्टार्ट करवा दिए गए हैं, जिसमें कि जो कि एडवर्टाइजमेंट 50 है। UPHESC साइकोलॉजी के क्लासेस भी चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको पूरी इन्फो दे दी जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।